हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो क्लास में हम सीखने वाले हैं अति लघुतरात्मक जो पर्सन है वो हो गए थे कंप्लीट। अब लघुतरात्मक जो पर्सन है उनको आज हम सीखेंगे। चैप्टर नंबर 2 का मानी सजीव जगत में विविधता का ये आज चौथा भाग है और एक भाग और लेकर आएंगे, फिर ये फिनिश हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 30-30 मिनट के ये हम सेशंस बना रहे हैं जिससे कि बच्चों को तकलीफ नहीं हो। यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। हो चुका आगाज ऋण का युग बदलने की तैयारी। प्यारे बच्चों, जीत उसी की होगी जो पढ़ेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। मानी जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। चैप्टर नंबर 2 का चौथा भाग और आज हम यहां से प्रारंभ करेंगे। ये हमने टोटल 19 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। आज अति लघुतरात्मक पर्सन खत्म हो गए थे। अब लघुतरात्मक जो पर्सन है 4-4, 5-5 लाइन के, 6-6 लाइन के, उन सवालों को आज हम करने वाले हैं जिनका आंसर 6-6 लाइनों में आएगा। चलिए तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यदि एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। तो डेफिनेट चलते हैं और कहीं भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। मैं सारे सवालों को आपको समझाते हुए चलूंगा और मैथ की क्लासें भी जल्द ही फिनिश की जाएगी, कंप्लीट की जाएगी। अभी तो स्टार्ट नहीं हुई है, हम पीपीटी तैयार कर रहे हैं, जल्द हो जाएगी, ठीक है। और 7वीं की इस साल सेशन स्टार्ट होगा, उससे पहले आप लोगों को क्लास मिल जाएगी, है ना। अभी अपने पास मार्च पड़ा हुआ है, फरवरी अभी चल रहा है, मार्च अपने पास पड़ा हुआ है, तो मार्च के अंदर पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है। 6ठी और 7वीं। चलते हैं भाई, सवाल करते हैं। सवाल है अपना कि पौधे में पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार की विशेषता बताएं जो उनके समूह बनाने में उपयोगी होगी, ठीक है। पौधे में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की विशेषता बताएं जो उनके समूह माने ग्रुप बनाने में उपयोगी होगी। तो ग्रुप हम किस किस आधार पे बना सकते हैं? उसकी लंबाई के आधार पे बना सकते हैं, उसके तने के आधार पे बना सकते हैं, उसके कलर के आधार पे बना सकते हैं, उसके फल के आधार पे बना सकते हैं, ठीक है ना। और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं, उनके आधार पर हम किसी पेड़ पौधे को क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। तो पहला आएगा कि पौधों में विभिन्न प्रकार की विशेषता पाई जाती है, जैसे कि लंबा या छोटा, तो 2 हो गया लंबा या छोटा के आधार पे, ठीक है। लंबा छोटा। और तने की बात करें तो कठोर या कोमल तना, ठीक है, कठोर या कोमल तना। तो यहां से अपने को कितने मिल गए? 2 मिल गए। एक तो ग्रुप बनाएंगे कि कौन सा पेड़ लंबा हो, कौन सा छोटा है, या कौन सा जो उसका कोमल तना है, किसी का कठोर तना है, उसके आधार पे। दूसरा है कि विभिन्न आकृतियों की पत्तियां और तने पर पत्तियों का सिरा विन्यास, माने विभिन्न आकृतियों की पत्तियां। देखो, सभी पेड़ों के अंदर समान प्रकार के पत्तियां नहीं होती है, समान प्रकार का उनका कलर भी नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ग्रीन होते हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, ओके। उनकी आकृतियां सबकी अलग अलग मिलेगी। दूसरा, उनके अंदर जो सिरा विन्यास है, उनका जो विन्यास है, जो पत्ते का सिरा विन्यास हो, वो अलग अलग मिलेगा, विशेष प्रकार का पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उनके आधार पे हम क्या कर सकते हैं? इन्हें विभाजित कर सकते हैं। दूसरा है फूलों के रंग के आधार पर। फूलों का रंग कैसा है? लाल है, पीला है, गुलाबी है, नीला है, किस आधार पे? सफेद है। इन आधार पर हम ग्रुप बना सकते हैं। आकार के आधार पे कि फूलों का रंग छोटा है, फूलों का आकार छोटा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है। सुगंध के आधार पे कि फूलों में कौन सी सुगंध आ रही है, सूंघने लायक आ रही है, मन को भाने वाली आ रही है, या बहुत बेकार सुगंध आ रही है। इस आधार पे भी हम क्या कर सकते हैं? समूह बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समूह बना सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। कौन से पौधे वृक्ष कहलाते हैं? एक उदाहरण दीजिए। कौन से पौधे वृक्ष कहलाते हैं? वृक्ष का मतलब आप समझते हो, जैसे मैंने चने का पेड़ लगा दिया तो उसे तो पेड़ नहीं होता, वो पौधा होता है, ठीक है ना। और एक फसल है, क्रॉप है, तो वो वृक्ष बनने से रही, बनेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो कहते किसे हैं वो हम इस सवाल में समझेंगे।
ऐसे पौधे जो बहुत ऊंचे होते हैं और उनके तने मोटे होते हैं, कठोर होते हैं, भूरे या काष्ठीय लकड़ी जैसे होते हैं, मानी बहुत ऊंचे ऊंचे जो पौधे होते हैं, जो मतलब छोटा पौधा जो बहुत ऊंचा बनेगा, आने वाले समय में वृक्ष बनेगा बहुत ऊंचे, 30 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, बहुत ऊंचे ऊंचे, बहुत फैलाव, जैसे बरगद का वृक्ष, नाम ही है बरगद, कितना विशाल काय होता है वो। ठीक है, तो ऐसे जो पेड़ होंगे, ऐसे जो पौधे होंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। ठीक है, दरख्त है ना, क्या कहते हैं? दरख्त। पाकिस्तान में दरख्त कहा जाता है, वो लैंग्वेज के आधार पे। अफगानिस्तान में दरख्त कहा जाता है। शाखाएं, भूमि से दूर तने की कुछ ऊंचाई से निकलना प्रारंभ होते हैं। भूमि की जो शाखाएं हैं, जैसे ये नहीं है कि स्टार्टिंग जैसे भूमि की एक बलाद से शाखाएं निकलना प्रारंभ हो जाएंगी, नहीं, अपने ऊपर से, अपने से थोड़े ऊपर से उसकी शाखाएं बढ़ना प्रारंभ होंगी, जिससे कि और उसकी शाखाएं लंबी जा सके, वृक्ष कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वृक्ष। उदाहरण के लिए आम का, बरगद का, आप ये वृक्ष का, नींबू नहीं कह सकते आप, नींबू वृक्ष नहीं बन सकता। ठीक है ना, आम का हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, और चीड़ का पेड़ हो गया, और देवदारू का भी बहुत ऊंचा होता है, और काफ़ी सारे ऐसे हैं। ठीक है, ये शीशम हो गया, छलील हो गया, नीम तो है ही, अपने नॉर्मल मिल जाते हैं, बबूल के पेड़ भी बहुत भारी भारी मिलते हैं, बबूल हो गया। तो ये जो होते हैं ये वृक्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वृक्ष कहलाते हैं। आरोही लता, क्लाइंबर लता या विसर्पी लता में अंतर बताएं। आरोही लता, एक तो होती आरोही लता जिसे हम बोलते हैं क्लाइंबर, ठीक है, एक होता विसर्पी लता जिसे हम बोलते हैं क्रीपर। में आपको अंतर बताने हैं। क्या बताने हैं? अंतर बताने हैं। क्या बताने हैं अपने को? अंतर बताने हैं। चलिए, तो मानिए वे पौधे जिनके तने दुर्बल होते हैं, दुर्बल बोले तो कमजोर होते हैं, मतलब वे पौधे जिनके तने खड़े नहीं हो सकते, यूं सीधे चल नहीं सकते, वो कोमल होते हैं, जमीन पर लेट जाते हैं, जिन्हें ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता होती है सहारे की, बिना किसी सहारे के वो ऊपर नहीं चढ़ सकते। उन्हें कोई या तो लकड़ी या कोई आसपास में वृक्ष, उसका सहारा लेकर वो चढ़ते हैं। आरोही लता क्लाइंबर कहलाती है। ये क्या कहलाते हैं? आरोही लता कहलाती हैं, जो दूसरे के सहारे चढ़ते हैं। नाम ही लिखा है क्लाइंबर, माने जो क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं दूसरे के सहारे। आगे है, जबकि वे पौधे जो भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं उनको विसर्पी लता माने क्रीपर कहते हैं। वे पौधे जो भूमि की सतह पर ही फैल जाते हैं, काफी सारी चीजें हो गई जो भूमि की सतह पर ही फैल जाती हैं, जिसके समझो कि जिसके फल बहुत हैवी आता है, बड़ा आता है, तो ऐसी जो रहती हैं उन्हें हम कहते हैं क्रीपर, मानी विसर्पी लता। क्या कहते हैं? विसर्पी लता कहते हैं। आगे चलते हैं। जालिका रूपी शिरा विन्यास से क्या तात्पर्य है? एक उदाहरण दीजिए। जालिका रूपी शिरा विन्यास से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब, तात्पर्य का मतलब अर्थ क्या है, इसका हमें एग्जाम्पल भी देना है, उदाहरण भी देना है। समझिएगा। उदाहरण के लिए आप समझिएगा क्या है कि जब पत्तियों के शिरा विन्यास में एक मोटी मध्य शिरा विन्यास, मध्य शिरा, दोनों छोटी शिराओं का एक जाल जैसा विन्यास पाया जाता है, तो इस विन्यास या पैटर्न को जालिका रूपी शिरा विन्यास कहते हैं। उदाहरण के लिए गुड़हल की वृक्ष की पत्तियां। अब आप लोग देखिएगा, मैं आपको समझाऊं शिरा विन्यास क्या होता है। अब यहाँ पे शिरा विन्यास के अंदर भी जालिका रूपी शिरा विन्यास की बात कर रहा है, मतलब ऐसी पत्ती जो गल जाए, गलने के बाद यदि आप उसको पैटर्न देखोगे, या फिर आप किसी पत्ती को क्या करेंगे, किसी ऐसे सूखने के बाद ऑयल में डालें। अगर हम उसे ऑयल में डालेंगे और उसका पैटर्न चेक करेंगे, तो
अगर उसके नॉर्मल पत्तों को मतलब बीच बीच में से पत्तों को हटा दिया जाए तो एक जाली का रूपी ले लेती है, जाल जैसा ले लेती है। कैसा ले लेती है? जाल जैसा आकार ले लेती है। उसे हम जाली का रूपी शिराविन्यास कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको चित्र दिखाता हूँ, है ना। चलते हैं अपने, ठीक है, हाँ चलते हैं अपन गूगल पे चलते हैं। तो जाली का रूपी है ना, तो जाली का रूपी, जाली का रूपी शिराविन्यास, जाली का रूपी शिराविन्यास। ठीक है ना, तो जाली का रूपी शिराविन्यास अभी देखते हैं अपन, है ना। चित्र देखते हैं, इमेज। अब देखो जाली का रूपी शिराविन्यास, इसको देखो आप लोग, इस वाले पत्ते को देखो, इस वाले पत्ते को आप देखो। एक तो इस वाले को देखो, एक इस वाले को, दिख रहा है सही से? इसके अंदर समांतर शिराविन्यास है, इसके अंदर जाली का रूपी शिराविन्यास है। इसके अंदर क्या है? जाली का रूपी शिराविन्यास है। ठीक है, और ये अपने इसी के अंदर है। चैप्टर आ गया है, चलो पीछे कर लेते हैं, छोड़ो इसे, और देखते हैं और कहीं भी दिखेगा जाली का रूपी शिराविन्यास अपने को। ठीक है, नहीं एक ही एग्जाम्पल है, ऐसा मिल नहीं रहा है और। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं, है ना। नहीं एक ही दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है ना। ये देखो इस पत्ते में देखो, इधर इधर दिख रहा होगा आपको अच्छे से। ये तो बिग किया जा सकता है क्या? बड़ा, देखते हैं, ये रन, ये क्या कर सकते हैं? नो नीड, हाँ ये हो गया। इसके अंदर आप लोगों को दिख रहा ना जाली का रूपी शिराविन्यास? दिख रहा है नहीं दिख रहा? ये जाली का रूपी शिराविन्यास है। क्या कहते हैं इसे? जाली का रूपी शिराविन्यास कहते हैं। आ गई बात समझ में? अच्छे से आ रही है? चले तो वापस चलते हैं, बैग चलते हैं। गुड़हल की पत्तियों में ऐसा शिराविन्यास पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम कहें कि क्या किसी पौधे के बीज, जड़ के प्रकार और पत्तियों के शिराविन्यास में परस्पर संबंध होता है? समझाइए। क्या किसी पौधे के बीज, जड़ के प्रकार और पत्तियों के शिराविन्यास में परस्पर संबंध होता है क्या? तो चलिए इसको समझते हैं कि पौधे के बीज, जड़ के प्रकार और पत्तियों के शिराविन्यास में परस्पर संबंध पाया जाता है, परस्पर संबंध होता है। ठीक है, आगे समझते हैं। जैसे कि द्विबीजपत्री पौधे में जाली का रूपी शिराविन्यास पाया जाता है। मानी कोई सा भी अगर हम द्विबीजपत्री बीज लेंगे और उससे पौधा तैयार करेंगे तो उससे उसकी जो बनने वाली जो पत्तियां हैं वो हमेशा जाली का रूपी शिराविन्यास प्रदर्शित करेगी। ठीक है, विन्यास मूसला मूल जड़तंत्र होता है और इनके अंदर जो जड़ें होती हैं मूसला मूल होती है। मतलब एक मेन जड़ होती है, फिर उस पर छोटी छोटी जड़ें ऐसे साइड में निकली रहती हैं, एक मेन जड़ होती है। ठीक है, तो मूसला मूल जड़ कहलाती है, जो एक मेन जड़ होती है। सरसों में पाई जाती है मूसला मूल। सरसों की पत्तियों का शिराविन्यास देखो, जाली का रूपी होता है। उसका बीज देखो सरसों का, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से, ठीक है, आगे है जबकि एक बीजपत्री पौधे में समांतर शिराविन्यास होता है और जकड़ा जड़ होती है। क्या होती है? जकड़ा जड़ होती है इनके अंदर। ठीक है ना, जकड़ा जड़। अब एक बार इस जकड़ा जड़ को भी देख लेते हैं, है ना। जकड़ा जड़ को भी देख लेते हैं एक बार। अपन क्या करते हैं, जकड़ा जड़ को, जकड़ा जड़, जकड़ा जड़, जकड़ा जड़। ठीक है ना, चलो इसे सर्च करते हैं, जकड़ा जड़ को एंटर मारते हैं। ठीक है, जकड़ा जड़ की इमेज देखते हैं, है ना। जखड़ा जड़, जड़ों के प्रकार अध्याय हो गया है। जखड़ा जड़, रेशेदार, मूसला जड़, और में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ये हो गया है। मूसला जड़ और जखड़ा जड़ में अंतर।
ठीक है। जकड़ा जड़ का मतलब ये हो सकता है रेशेदार जो जड़ होती है उसी को जकड़ा जड़, जो एक जगह से ही सारी जड़ें निकलती हैं, ठीक है ना, उन्हें कहते हैं हम ना जकड़ा जड़। ओके, हम दो ही जानते हैं, एक तो समझते हैं, ज्यादातर हमने यही पढ़ा है इसके अंदर कि एक तो मूसलामूल होती है, ठीक है, और एक होती है रेशेदार जड़ें। तो रेशेदार जड़ों को जकड़ा जड़ कहते होंगे, ठीक है ना। देखेंगे आगे, आगे अपने को मिलेगा। आगे चलते हैं। विभिन्न जंतुओं द्वारा किस प्रकार की गतियां दर्शाई जाती है? जंतु ये गति किस प्रकार कर पाते हैं? जंतु ये जो गति हैं किस प्रकार कर पाते हैं? जैसे कि आगे चलते हैं। विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति होती है, मानी सभी जंतु समान प्रकार की गति प्रदर्शित नहीं करते हैं। अलग अलग जो जंतु होते हैं अलग अलग प्रकार की जो गति है वो प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार की गति प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार की गतियां क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। जंतु उड़ सकते हैं, कुछ तैर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं और चल सकते हैं, कूद सकते हैं, फांद सकते हैं। ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करते हैं। जैसे इनके पंख, पैर जिसे फिन कहेंगे, दूसरे अंग होते हैं जो इन्हें गति में सहायता करते हैं। तो किस किस प्रकार से गति कर सकते हैं? जैसे इंसान जो है कैसे कैसे गति कर सकता है? इंसान चल सकता है, कूद कूद के गति कर सकता है, उड़ तो सकता नहीं, देख पंख नहीं होते इंसान के, ठीक है ना। और कैसे गति कर सकता है? लाट पलट होके भी गति कर सकता है, ऐसे पड़ जाए और गोल गोल घूमता चले, ठीक है ना। और काफी अलग अलग, जैसे जो सांप है वो रेंग कर चलता है। क्या चलता है? रेंग कर। मछली जो है अपना जो धारा रेखीय शरीर है उसके आधार पे तैरती है, तो उसका अलग गति है कि नहीं है। कंगारू देखा होगा भाई साहब, कूद कूद के चलता है, देखा ना कंगारू आप लोगों ने, वो भगता नहीं है ऐसे, वो कूद कूद के चलता है। क्या करके चलता है? कूद कूद के, क्योंकि उसके आगे के पैर और पीछे के पैर बराबर नहीं होते हैं, आगे के छोटे होते हैं, पीछे के बड़े होते हैं, तो कूद के चलता है। पक्षी उड़ के चलते हैं, पक्षी क्या है? उड़ के चलते हैं। तो अलग अलग सबका क्या है? गति करने का तरीका है। आगे है, क्या जंतुओं की गति उनके परिवेश पर निर्भर करती है? उदाहरण देकर समझाएं। एक मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। आई हैव थ्रोट इरिटेशन टुडे, दैट्स व्हाई आई वांट टू ड्रिंक वाटर। मैं भी सीख रहा हूं भाई इंग्लिश, बिकॉज आई हैव लिटिल बिट नॉलेज। थोड़ी सी नॉलेज कम है भाई, है ना, इंग्लिश की। खैर, इंग्लिश इज मोर इम्पोर्टेंट देन नाउ इन द वर्ल्ड, एंड वी ऑल टू लर्न। हम सभी को वी शुड ऑल टू लर्न, हमें सभी को सीखना चाहिए। वी शुड लर्न, चलिए हमें सीखना चाहिए, है ना। मुझे थोड़ा सेंटेंस मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही है। इन अ फ्यू डेज आई वांट टू इन अ फ्यू डेज आई विल बिकम अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश, बिकॉज आई एम ट्राई मैं कोशिश कर रहा हूँ। चलते हैं आगे। जंतुओं में गति उनके प्रवेश पर निर्भर करती है, उदाहरण के देकर आप लोगों को समझानी है। तो जंतुओं की गति प्रवेश के प्रभाव को समझने के लिए उदाहरण के रूप में हम मछली, बकरी को ले सकते हैं। मछली जल में जल में रहती है और जल में गति करने के लिए उसके पास धारा रेखीय मानी स्ट्रीमलाइट शरीर और फिन होते हैं, जबकि बकरी घास वाले क्षेत्र में रहती है और टांगों की सहायता से चलती है। किसकी सहायता से चलती है? टांगों की सहायता से चलती है। दोनों के आकार एवं आकृति भी एक दूसरे से भिन्न है। इस प्रकार जंतुओं की गति उनके प्रवेश पर निर्भर करती है। मतलब जैसा प्रवेश वैसी गति, जैसा प्रवेश वैसी गति। जैसे हम स्थल पे रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम पानी में तैर भी सकते हैं अगर हमें आता है तो, लेकिन लंबे समय तक पानी में नहीं रह सकते। आप अच्छे से जानते हो,
लंबे समय का मतलब है घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटे रह सकते हैं। ज्यादा रहे तो अपना शरीर खराब हो जाएगा, है ना, गल जाएगा। क्यों, जानते हो ना आप लोग, क्योंकि पानी अपने अपन जिस परिवेश में रहते हैं वहां पानी की मात्रा बहुत कम है। पानी बहुत है होने को तो, लेकिन हम पानी में पड़े ही नहीं रहते हैं, हम खुले वातावरण में रहते हैं, हवा में रहते हैं। जबकि मछलियां पानी से बाहर नहीं रह सकती, है कि नहीं। तो वातावरण के आधार पे सभी जंतुओं में गतियां होती है। जैसे जंगल में कोई जीव है, वो स्पीड बहुत तेज होती है उसकी भगने की। लोमड़ी हो गई, चीता हो गया, शेर हो गया, खरगोश हो गया, बिल्ली हो गया, है ना, और भी जानवर जो हैं सबकी स्पीड रहती है। उसका रीजन है एक, क्योंकि दूसरे जंतुओं से बचने के लिए उनको भागना जरूरी है कि नहीं। अपने तो पास तो घर है, शेर आ गए तो कबाड़ बंद करके अंदर बैठ जाएंगे, है कि नहीं, भगने की जरूरत ही नहीं है। क्या सभी लोग बहुत तेज भगते हैं क्या रेसर की तरह? ना, हर लोग नहीं भग सकते। वैसे ही जंगल में हर लोग भगते हैं, मतलब हर जो जंतु वो भगना जानता है, क्योंकि उनको बचना है। अपने को तो यहाँ किससे बचना है कि नहीं। जैसा वातावरण वैसी चाल, वैसी गति। आगे चलते हैं। मरुस्थल में ऊंटों को जीवित रहने के लिए, मरुस्थल में ऊंटों को जीवित रहने में कौन सी विशेषताएं सहायक होती है? आप जानते हो कि मरुस्थल के अंदर कहीं तो पथरीले मरुस्थल होते हैं, कहीं पे रेगिस्तानी होते हैं, जहां पे आम आदमी चल नहीं सकता है, लेकिन ऊंट आसानी से चल लेता है। ठीक है। दूसरा, वहां पे पानी की कमी होती है, कोसों कोसों मन किलोमीटर की दूरों पानी मिलता ही नहीं है। तो वहां कोई भी व्यक्ति अगर बाहर निकलता है तो पानी लेके जरूर निकलता है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे अपने यहाँ नहीं है कि हर आधा किलोमीटर पे पानी मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं किसी सोर्स के द्वारा या कोई पानी पिला देता है। वहां तो घर ही नहीं है आसपास, 20-20 किलोमीटर पे तो गांव होते हैं। अपने यहाँ पे हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे गांव मिलते हैं, 3 किलोमीटर पे 5 किलोमीटर पे तो गांव मिल जाते हैं। वहां पे 20-20 किलोमीटर पे गांव नहीं मिलते तो पानी कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। तो मरुस्थल में ऊंटों को जीवित रहने के लिए निम्न विशेषताएं सहायक है। देखो, ऊंट के लंबे पैर और खुर उसे मरुस्थल की रेत में बिना धसे चलने में क्या होते हैं, सहायक। उसके तो लंबे तो पैर होते हैं। लंबे पैर इसीलिए रहते हैं, समझो कि मरुस्थल बहुत लंबे लंबे चौड़े हैं, तो उनको पार करने के लिए छोटे छोटे पैर होगा तो पार नहीं कर पाएगा, है कि नहीं, बहुत लंबी दूरी चल नहीं पाएगा। ऊंट के बहुत लंबे पैर इसीलिए होते हैं, भाई साहब वो चलता है लंबा, है कि नहीं। दूसरी बात, उसके जो खुर होते हैं वो गद्देदार होते हैं, नीचे के पाँव रेत में दसते ही नहीं है, ऐसे ऐसे चल रहे जैसे सोकर चल रहे, आह ऐसे चलता है भाई साहब, चलता नहीं चलता, ठीक है। और बहुत हल्के होते हैं उसके पाँव, है ना, बहुत हल्के होते हैं, रेत में दसते नहीं है। ऊंट अपने कुबड़ में भोजन संचित करता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। ऊंट 8-10 दिन तक तो बिना पानी पिए खाए रह सकता है। ऊंट बिना खाना पानी पिए रह सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो ऊपर कुबड़ होता है ना, उस कुबड़ के अंदर फैट संचित कर लेता है वो, खाना नहीं, फैट जो खाता है उसे फैट जो बनता है वो कुबड़ में संचित हो जाता है। एक्स्ट्रा जो खाता है वो कुबड़ में ही जाता है, और जब वह 2-4 दिन खाना नहीं मिले तो उसी से काम चला लेता है, मरता नहीं है। वैसे ही अपने जो क्या बोलते हैं, बर्फ वाले जो ऊंट होते हैं उसके अंदर डबल कुबड़ होते हैं, क्योंकि ये तो 2-4 दिन 10 दिन तक ही बिना खाए पिए रह सकते हैं रेगिस्तान के, तो लेकिन उनको तो कभी कभी 4-4 महीने तक खाना मिलता ही नहीं है, खाना मिलता ही नहीं है। रीजन है वहां का, बर्फ पड़ी रहती है, बर्फ में वो कहाँ है, घास कहाँ है। अगर कोई पुराना चारा पड़ा हुआ है तो वही खाएंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। 4 महीने तक कंटिन्यू उसको कहाँ से बाहर से भी नहीं ला सकते, उसके अंदर बर्फ के अंदर। ऊंट कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करता है, उसका गोबर सूखा होता है, बहुत सूखा होता है, गीला नहीं होता है। मतलब उसकी किडनियां भाई साहब खतरनाक है, किडनियां क्या है उसकी, खतरनाक है। उन्हें पसीना भी नहीं आता, माने बहुत कम पसीना आता है ऊंटों को। पसीना आने लग जाए तो पसीने में निकल जाएगा पानी, फिर 10 दिन तक बिना जीवित कैसे रहेगा, है कि नहीं। तो ये सब उनके अंदर एक विशेष प्रकार की क्या रहती है, विशेषताएं रहती है। आगे है देवदार के पेड़ और बुरांस मानी रोडोडेड्रॉन में कौन से अनुकूलन में पाए जाते हैं जो उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं।
सक्षम बनाते हैं। देवदार का तो आपको पता है नॉर्मल जगह पे उगता नहीं है, ये जहाँ सदाबहार वन होते हैं उधर ही ज्यादा उगता है। बुरांस भी देखते हैं, बुरांस का भी क्या है, ठीक है। अब अपने पास है कि देवदार के जो वृक्ष है, देवदार के वृक्षों की शंकु आकार आकृति और नीचे झुकी हुई शाखाओं के कारण उन पर बर्फ टिकती नहीं है। देवदारू के वृक्ष की जो टहनियां लचीली होती हैं, वृक्ष बहुत ऊंचा होता है, शंकु आकार का होता है यूं, तो बर्फ कितनी पड़े और यूं निकल जाती है नीचे से, ठीक है, ऊपर रुकी नहीं पाती है, आगे बल्कि आसानी से फिसल जाती है, बल्कि आसानी से क्या हो जाती है, फिसल जाती है। इसी प्रकार बुरांस की ऊंचाई कम होती है। बुरांस की ऊंचाई मानी जो बुरांस पेड़ है वो ऊंचा कम होता है, इतना ऊंचा होता नहीं वो, मानी बहुत ऊंचा नहीं होता है बुरांस, बहुत नीचा ही होता है, ठीक है। तो बुरांस नीचा होता है और उसके पत्ते छोटे होते हैं। बुरांस के पत्ते क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अभी बुरांस के पेड़ को देखेंगे, यहाँ पे अपने पास तो नहीं है लेकिन उसका पेड़ देखेंगे। देवदारू का भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। देवदारू का वृक्ष कैसा होता है और बुरांस का कैसा होता है ना। उसके पत्ते क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ताकि वह पहाड़ की चोटी पर तेज हवाओं में जीवित रह सके। अगर पत्ते बड़े होंगे तो तेज हवा चलेगी तो भाई साहब उसमें तोड़ ताड़ देगी उसको, है ना, लोड ज्यादा पड़ेगा ना भाई, लोड ज्यादा पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए वो उसको क्या कर देगी, तोड़ ताड़ देंगी। जबकि इधर ऐसा नहीं है, ठीक है ना, इधर ऐसा नहीं है। अब चलते हैं बुरांस को और इसको देख लेते हैं, है ना। तो ये अपन चलते हैं यहाँ पे, तो भाई साहब रविंद्र जडेजा जी आ गए हैं अपने। अब तो सबसे पहले देवदारू देखते हैं ना, देवदार का पेड़, देवदार का पेड़, ठीक है। ये देखो दिख रहा है आपको आसानी से, शंकु आकार होता है, क्या होता है, शंकु आकार का होता है, ठीक है। ये दिख रहा है आराम से, आप लोग बड़ा करके भी देख सकते हैं इसे, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, बड़ा करके भी देख सकते, हो जाएगा, इतना बड़ा ही काफी है, दिख रहा है आराम से, इतना अच्छा है देवदारू का वृक्ष, है कि नहीं। क्या होता है, शंकु आकार का होता है भाई साहब, बर्फ गिरेगी नीचे खिसल के आ जाएगी। दूसरी बात, जितनी लंबी इसकी टहनियां होती जाएंगी फिर लचीली होती जाएंगी, नीचे झुक जाएंगी, नीचे झुक जाएंगी। अब देखो ब्रांच पे चलते हैं ना, ब्रांच का पेड़ कैसा होता है, ब्रांच, ठीक है। तो ब्रांच देखते हैं, ब्रांच बुरांस, बुरांस, बुरांस का पेड़ का पेड़, ठीक है। देखते हैं बुरांस का पेड़, ये देखो भाई, ये बुरांस का पेड़ आ गया है। बुरांस 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 का पेड़ ज्यादा, ये देखो, है ना, ये यहाँ पे दे रखा है कि जो अपना बुरांस का पेड़ है उस पे छोटे पत्ते होते हैं। नाम बोल रहा है कि 9000 फीट की ऊंचाई पर उगने वाले इस जहरीले फूल से बनती है, एड्स की दवा बनती है, कुछ बुरांस का ही होगा शायद ये, है ना। और नाम तो इसमें चमोली जिले के जोशीमठ है, ब्लॉक के समुद्र तट से काफी ऊंचा है ना। और भी देखते हैं, यहाँ पे बुरांस का वृक्ष दिखेगा। ये तो आप जानते हो इस पौधे को क्या बोलते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप है ये, मतलब मांसाहारी पौधा है। ये क्या है, एक मांसाहारी पौधा है ना। कौन सा, ये मांसाहारी पौधा। जब भी कोई इनके अंदर क्या आता है, यहाँ पे अगर कोई आ गया, कोई क्या बोलते हैं ना, कोई का मतलब है कि कोई का मतलब क्या बताऊं मैं आपको, कोई भी मतलब पक्ष छोटा सा जो कीड़ा हो उड़ के आ गया, कॉकरोच उड़ के आ गया, तो इसके अंदर जैसे ही बैठता है तो ये अपने आप को ढक्कन बंद कर लेता है, ये ऊपर रेशेदार, और अपने में से एक सलाइवा छोड़ता है जो उसको चिपका लेता है, बाहर जाने नहीं देता, और फिर यूं बेच के इसका क्या कर लेता है भाई साहब, रस छोड़ के पी जाता है मतलब मांस खाने वाला पौधा है ये, क्या है, मांस खाने वाला पौधा है। कौन सा पौधा है ये, मांस खाने वाला पौधा है, तो मांस बहुत तेजी से खाता है ये, है कि नहीं है। चलें आगे। और बुरांस का नहीं मिला यार मुझे कहीं पे, बुरांस, उसका दूसरा नाम क्या है वो देखने दो ना, उसका दूसरा नाम क्या दिखाया था, क्या बताया था बुरांस का, बुरांस का रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन, देखते हैं रोडोडेंड्रॉन।
रोडोडेंड्रॉन्स, ये रहा, ठीक है, हाँ ये रहा भाई, ये रहा रोडोडेंड्रॉन्स है। ठीक है, क्या गजब के फूल आ रहे हैं ना। यहाँ से देखो, ये काफी ऊंचाई पर उगते हैं। थोड़ा सा अच्छा सा लेते हैं कोई दृश्य, ये वाला मनोरम दृश्य वाला लेते हैं। ये देखो कितना प्यारा फूल है कि नहीं। रोडोडेंड्रॉन कहते हैं इसे। रोडोडेंड्रॉन, इसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, पेड़ भी छोटा सा होता है, जो काफ़ी ऊंचाई पर आसानी से उग जाता है, और जहाँ पे उगता है वहाँ तेज हवाएं चल दी तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको आसानी से क्या कर लेता है, सहन कर लेता है। आगे बात समझ में। तो मैं आप लोगों को बताते चलूंगा, चित्रों का वर्णन करवाते चलूंगा भाई, ऐसा नहीं है। आवास किसे कहते हैं और पौधे एवं जंतुओं के लिए आवास किस प्रकार महत्वपूर्ण है। पौधों और जंतुओं के लिए आवास जो है किस प्रकार महत्वपूर्ण है, आज के इस सेशन में हम जानेंगे। और इस सवाल को पढ़ते हैं कि वह स्थान जहां पौधे और जंतु रहते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। उसे उनका क्या कहते हैं, आवास। आवास अपने लिए अपना घर हो सकता है, लेकिन जंगली जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए जंगल ही उनका आवास है। जंगल ही उनका क्या है, आवास है। ठीक है, और पौधों और जीव जंतुओं का आवास उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु, आश्रय और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करता है। अन्य आवश्यकताएं क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, कौन प्रदान करता है, जंगल प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, जंगल। ठीक है, तो जंगल महत्वपूर्ण है। आवास कहते हैं मानी वह स्थान जहां पौधे और जंतु रहते हैं उन्हें उनका आवास कहते हैं, और पौधे और जीव जंतुओं का आवास उन्हें जीवित रहने के लिए जल, वायु, आश्रय और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करता है। क्या करता है, अन्य आवश्यकताएं प्रदान करता है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने में किस प्रकार भूमिका निभाता है। भाई जो आवास है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी क्षेत्र की डाइवर्सिटी मानी विविधता को बनाए रखने में, प्रदर्शित करने में और कंटिन्यू करने के लिए। अगर आवास नहीं रहेगा तो वहां कई प्रकार के जो जीव जंतु है वो नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि हम पहाड़ों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जंगल समाप्त कर रहे हैं, बिकॉज अपनी आवश्यकताएं हैं ज़्यादा और सोर्स है कम। क्या है, अपनी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है और सोर्स बहुत कम है। और जब सोर्स बहुत कम होगा तो आने वाले समय में मानव को जीवित रहने में तकलीफ होगी। तकलीफ होगी तो एक दूसरे मानव को मारेगा, काटेगा। सोर्स की कमी के कारण मान लीजिए कि आज ही मुझे खाना नहीं मिले, और मुझे ही नहीं, मान लीजिए 1 लाख लोगों को एक दिन खाना नहीं मिला, कितने ही प्रयास किए लेकिन उनको खाना कोई दे ही नहीं रहा, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को खाने की तरफ में मारेंगे। अब ऐसा होगा आने वाले समय में, क्योंकि सोर्स की कमी। भाई धरती पर लिमिटेड सोर्स है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो क्या किया जाना चाहिए। जनसंख्या लिमिट, कुछ देशों की जनसंख्या तो खतरे से ऊपर जा चुकी है। भारत बाहर मैक्सिमम चीजें बाहर से खरीदी जा रही है, सरकार पर लोड बहुत ज्यादा पड़ रहा है, रोजगार कहां से दे सरकार। चाइना की जनसंख्या अपने बराबर है, अपने से थोड़ी कम हो गई है, लेकिन वहां सोर्स ज्यादा है। रीजन मैं बताऊं, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल और चाइना के क्षेत्रफल में दिन रात का फर्क है। लगभग भारत से वो 2-3 गुना बड़ा होगा चाइना। ठीक है ना, मैं चेक करके बता सकता हूं आपको। तो वहां अपने से डबल जनसंख्या होगी तब दिक्कत होगा। अभी भी क्या दिक्कत ही, चले कोई नहीं, अपन आते हैं अपने आवास पर। अपने आवास में भी संकट आने वाला है आने वाले समय में। मानी पौधे और जीव जंतुओं का आवास उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु, आश्रय और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करता है। विभिन्न पौधे और जंतु अलग अलग आवासों में तथा कई पौधे जंतु एक समान आवासों में रह सकते हैं।
किस प्रकार आवास किस प्रकार आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक बार फिर से समझिए कि पौधे और जीव जंतुओं का आवास उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु, आश्रय स्थल और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करते। आवास मानी जंगल जो है, अगर उसके अंदर पेड़ पौधे नहीं हो तो क्या कोई जीव जीवित रह सकता है? घास खाने वाला कहाँ से घास खाएगा? पत्तियां खाने वाला कहाँ से पत्तियां खाएगा? शेर कहाँ से मांस खाएगा जब छोटे जीव ही नहीं रहेंगे? तो जंगल में सभी जीव होना भी अनिवार्य है और उनको ये भोजन पानी मिलना भी जरूरी है, और ये तभी मिलेगा जब उनका आवास सुरक्षित होगा। ठीक है, क्या होगा? आवास सुरक्षित होगा। इस प्रकार आवास किसी भी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे चलते हैं। यदि किसी पौधे या जंतु का आवास क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? यदि किसी पौधे या जंतु का आवास क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? यदि किसी पौधे या जंतु का आवास क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? अगर कोई पौधा है, यदि कोई जंतु है, उसका आवास नष्ट हो जाए तो वह जंतु भी नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पौधे और जंतुओं के आवास की क्षति से वे अपने घर, भोजन, अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं और इससे जैव विविधता की हानि होती है। मानी कई प्रकार के जीव इससे नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। आगे आ गया अपना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो इसको हम एक अगले सेशन में लेकर आएंगे। इसके अंदर भी लगभग 8-10 सवाल हैं, समझाने में थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल मिला के 5 तो ये हो गए, तो दोनों को मैं एक साथ करवा दूंगा ना। ठीक है, निम्नात्मक और ये जो अपने पास सवाल है ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को एक साथ करवा देंगे। आई थिंक आप लोगों को सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो ऑफ क्वालिटी और एजुकेशन ऑफ क्वालिटी और नॉलेज ऑफ क्वालिटी को साथ में रखते हुए हम इन वीडियो को बना रहे हैं। हम बिल्कुल भी कोई चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कि बच्चों को अच्छे से विजुअल तरीके से सही दिखाई देना चाहिए, वॉइस सही आनी चाहिए, वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, साथ में ही नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। समझाने का तरीका बहुत आसानी से मैंने कर दिया है, स्पीड बहुत स्लो कर दी है पढ़ाने की। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ये कंटेंट दिया जा रहा है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत के हिसाब से आप लोग हमें फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर और लाइक नहीं कर रहे हो, कमेंट भी नहीं कर रहे हो यार। आप कितनी बेकार बात है भाई। मैं आप लोगों के लिए प्रयासरत हूँ, आपके लिए एक इतना सा एक कमेंट नहीं बनता, एक सब्सक्राइब नहीं बनता या एक शेयर नहीं बनता? बताइए आप लोग, हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं? किसी कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, बेटर कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे। तो फिर भाई हमें एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप देने में बिल्कुल भी संकोचित ना हो, प्लीज। संकोच करें ही नहीं, दे दिया करें। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9799751249 से जुड़ सकते हैं। ठीक है, वंदे मातरम।